जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर क्लास 10th विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यू बताएंगे। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनको भी बताएंगे। तो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। ये वीडियो आप लोग जो पूरा देख लेते हैं तो आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को देखिए 50 एमसीक्यू बताऊँगा। जो यहाँ पर एमसीक्यू होंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन ये 50 बताऊँगा। उसके बाद में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो भी बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और बताऊँगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच करना, सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान से वीडियो को देखना। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, जो समतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी क्या होती है आप लोग कमेंट में बताना। और 50 में से कितने राइट आंसर हुए ये भी आप लोग कमेंट में बताना। उसके बाद में बताऊँगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊँगा, वो भी आप लोग वीडियो को पूरा देखना। सारी चीज़ें आप लोगों को करवाने वाले हैं। ये महा मैराथन क्लास है। तो जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है उसको क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे, अनंत पर होती है कि 25 सेंटीमीटर पर होती है कि -25 सेंटीमीटर पर होती है। जो यहाँ पर समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ पर होती है, तो देखिए ये कहाँ होगी, अनंत पर होगी। ये आपको ध्यान रखना, समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होगी तो अनंत पर होगी, ये ध्यान रखना। अगला यहाँ पर एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बता रहा है 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, F बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर F बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको यहाँ पर वक्रता त्रिज्या आपको बताना है कितनी होगी। तो F बराबर 10 सेंटीमीटर है तो इसका फार्मूला होता है F बराबर क्या होता है, R अपान यहाँ पर 2 होता है। तो देखिए जब यहाँ पर 2 हो जाएगा तो ये F यहाँ पर ये 10 है तो यहाँ ये हो जाएंगे बराबर यहाँ पर R अपान क्या हो जाएगा, R अपान 2 हो जाएगा। अब ये जो ये R यहाँ चला आएगा, उसके बाद में ये जो बचेगा 2 गुणे यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। और जो इसमें देखिए जो फोकस दूरी नहीं दी होती और यहाँ पर त्रिज्या दी होती तो यहाँ पर जो 10 था तो कितना 5 हो जाता। जो यहाँ पर त्रिज्या दी होती तो यहाँ पर कितना हो जाता, 5 हो जाता। ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। और ये सारे क्वेश्चन मैंने अनसॉल्व पेपर, प्रीवियस पेपर, उसके बाद में जो NCERT क्वेश्चन है उन्हीं को मैंने लिया है। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। जल होगा कि कांच होगा, प्लास्टिक होगा कि मिट्टी होगा। देखिए जो इसमें क्या बता रहा, पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। बाकी जल भी, प्लास्टिक भी, कांच भी, ये तीनों चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है कितना होता है, हरे रंग के लिए होता है कि यहाँ पर बैंगनी रंग के लिए होता है कि लाल रंग के लिए होता है कि यहाँ पर पीले रंग के लिए होता है। तो यहाँ पर कांच का जो अपवर्तनांक होगा ये कितना होगा, अधिकतम कितना होगा, किसमें किसके लिए होगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये बैंगनी रंग के लिए होता है। उसी प्रकार से अगला है क्वेश्चन कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है किसमें होगा, लाल रंग में होगा कि बैंगनी रंग में कि पीले रंग में कि हरे रंग में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। जो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसमें होता है, तो देखिए ये किसमें होगा, बैंगनी रंग में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर नेत्र लेंस होता है, अभिसारी होता है, अपसारी होता है, उत्तल लेंस व अवतल होता है कि यहाँ पर कोई नहीं होता। तो नेत्र लेंस होता है ये सदैव क्या होता है, अभिसारी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से अगला है चंद्रमा से देखने पर जो आकाश दिखाई देता है, नीला दिखाई देगा, हरा कि काला कि बैंगनी। तो चंद्रमा से जो देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है तो काला दिखाई देगा, या अंतरिक्ष से भी जो आकाश देखेंगे तभी ये क्या काला दिखाई देगा। कोई दूसरे ग्रह पर भी देखेंगे तभी ये आकाश जो होगा आसमान ये काला ही दिखाई देगा। लेकिन जो धरती से, पृथ्वी से देखेंगे तो नीला दिखाई देता है। बाकी प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होगा कि ओम प्रति सेंटीमीटर होगा कि ओम सेंटीमीटर होगा कि वोल्ट होगा। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर जो ओम होगा क्या होगा, ओम होगा। इसको इस तरह से दर्शाते हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, 9वां कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है, वोल्ट होगा कि वाट होगा, किलोवाट होगा कि किलोवाट घंटा होगा। तो देखिए ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ये किलोवाट घंटा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर ओम के नियम का सूत्र होगा, यहाँ पर I बराबर V अपान R होगा कि यहाँ पर I बराबर यहाँ पर V गुणे R होगा कि यहाँ पर R बराबर V गुणे I होगा कि यहाँ पर V यहाँ पर बराबर I गुणे R होगा। तो इसका ओम का नियम का सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो यहाँ पर वो होता है। तो देखिए इसका 10वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला होगा, V बराबर आई गुड़े आर हो जाएगा, या फिर I इंटू आर हो जाएगा। अगला यहाँ पर बिजली के बल्ब का तंतु जो फिलामेंट होता है, इसको तंतु को हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है, नाइक्रोम का कि स्टील का कि टीन का कि टंगस्टन का। तो देखिए जो बल्ब का जो यहाँ पर तंतु होता है बीच में जो इस प्रकार से लगा होता है, ये किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अगला यहाँ पर कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, जो विद्युत जो होता है इसका आवेश का मात्रक क्या होता है, जूल होगा कि कूलाम होगा, वोल्ट होगा कि एम्पियर होगा। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए ये कूलाम हो जाएगा। कौन सा होगा, कूलाम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र की, केवल विद्युत क्षेत्र की, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों की, इनमें से कोई नहीं। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो देखिए ये क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय व यहाँ पर विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। राइट आंसर यहाँ पर 13वें का सी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या कहलाएगा। ओम का नियम कहलाएगा कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, की फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, की यहाँ पर दक्षिणावर्त पेंच का नियम। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का नियम कहलाएगा, क्या कहलाएगा। यहाँ पर देखिए ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहलाएगा। राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला क्वेश्चन 15वां है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा देखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बायोगैस का मुख्य संगठक क्या होता है, CH4 होगा कि यहाँ पर CO2 होगा कि H2 होगा कि SO2 होगा। तो बायोगैस, तो ये भी बहुत सिंपल सा हो जाएगा। देखिए ये क्या होगा, CH4 हो जाएगा। अगला यहाँ पर खाना बनाने की गैस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, CNG कहा जाएगा कि LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस की यहाँ पर मेथेन की यहाँ पर जो इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए खाना बनाने की जो गैस को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो ये भी बहुत सिंपल सा हो जाएगा। जो 16वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला होगा, LPG गैस इसको कहेंगे। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है, ऑक्सीकरण है कि अपचयन है कि दोनों की कोई नहीं। क्या बता रहा, लोहे की जंग, जो लोहे पर जो जंग लगना किस प्रकार की जो क्रिया है, तो देखिए ये किस प्रकार की क्रिया है, तो देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीकरण क्रिया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में और क्या एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए किसका प्रयोग, पेंट क्यों लगाते हैं। इसलिए पेंट लगाया जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीकरण नहीं होगा, जब उसमें अभिक्रिया नहीं होगी तो क्या होगा, उसमें जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो उसमें क्या, जब अभिक्रिया नहीं होगी तब उससे क्या होगा, ऑक्सीजन का मिलावट हवा से नहीं होगा, तो उसमें क्या होता है, जंग लगने से बच जाती है। इसलिए उसमें लोहे के में पेंट किया जाता है, लोहे की छड़ में। अगला यहाँ पर दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है, जो दही होता है इसका जमना किस प्रकार का परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक की दोनों की कोई नहीं। तो देखिए इसका भी सिंपल सा हो जाएगा, जो दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, ये भी बहुत सिंपल सा हो जाएगा। अगला है पर लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, PbNO3 होगा कि PbNO3 का होल ट्वाइज होगा कि यहाँ पर PbNO2 का होल ट्वाइज होगा कि PbO हो जाएगा। तो ये भी लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है यहाँ पर, तो देखिए इसका हो जाएगा यहाँ पर PbNO3 का होल ट्वाइज हो जाएगा। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षार है, इसमें आपको बताना है प्रबल दुर्बल, ये दोनों पूछे जाते हैं। तो प्रबल क्षार बताना है CaOH का होल ट्वाइज होगा कि यहाँ पर KH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा कि यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा कि यहाँ पर ये NH4OH होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रबल क्षार बता रहा है, तो 20वें का राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, KH हो जाएगा। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण कौन सा है, NaCl होगा कि NaHSO4 होगा कि Na2SO4 होगा कि यहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम साइनाइड होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये भी बहुत सिंपल सा है, अम्लीय जो लवण होते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर NaHSO4 हो जाएगा। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, ये अम्लीय लवण है। अगला यहाँ पर शुद्ध जल का pH मान कितना होगा, तो 7 हो जाएगा। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। 7 से कम होगा अम्लीय होगा, विलयन होगा, और 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय विलयन होगा। ये ध्यान रखना, जो 7 होगा तो क्या होगा, उदासीनी होगा, जिसमें लवण आ जाते हैं और जल भी आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी आप लोगों को बताऊंगा इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा। कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 पॉइंट यहाँ पर 10H2 होगा कि NaHCO3 होगा कि यहाँ पर Na2HPO4 होगा कि यहाँ पर NH4Cl होगा। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है यहाँ पर, तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है यहाँ पर Na2CO3 पॉइंट यहाँ पर 10H2O हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, ए वाला। पोटास एलम का रासायनिक सूत्र जिसको फिटकरी बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा, इसका भी सिंपल सा है, क्या होगा K2SO4 पॉइंट L2SO4 का होल थ्राइज और यहाँ पर पॉइंट 2H2O हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। ये किसका, फिटकरी या फिर इसको पोटास एलम भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। इसका रासायनिक सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना। 24वें का राइट आंसर कौन सा, डी वाला हो जाएगा। नवसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो नवसादर का सूत्र रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl होता है। राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 का पॉइंट, उसके बाद में 10H2 होगा कि CaOCl2 होगा कि NaOH होगा कि K2SO3 होगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है या फिर सूत्र क्या होता है, तो देखिए इसमें ये हो जाएगा CaOCl2 हो जाएगा। राइट आंसर बी वाला। अगला यहाँ पर मुद्रा धातु होती है, क्या होती है, जिंक होती कि यहाँ पर Ag होती है कि यहाँ पर मैग्नीशियम होती है कि यहाँ पर सोडियम होती है। मुद्रा धातु कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर जो मुद्रा धातु होती है कौन सी होती है, तो यहाँ पर ये Ag होती है, सिल्वर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक तत्व है, यहाँ पर P होगा, पोटास होगा कि हीलियम होगा, लिथियम होगा कि यहाँ पर यस होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें आपको बताना है कि धात्विक तत्व है, ये लिथियम हो जाएगा। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा 28वें का। अगला यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन है, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन की उभयधर्मी होगा, उपधर्मी होगा। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल सा है, बहुत सरल है और NCERT क्वेश्चन है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक विलयन क्या होगा, जलीय विलयन क्या होगा, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या है, तो देखिए जो यहाँ पर इसका जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है, ये आपको ध्यान रखना। जो खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है, भोजन की पूरी तरह नहीं पका, कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, कि ईंधन आर्द्र, कि यहाँ पर ईंधन की पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्या बता रहा है, NCERT क्वेश्चन है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए इसका मतलब होता है कि यहाँ पर ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है, इसलिए वो काला हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है कि HCHO का IUPAC नाम क्या है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल सा है क्वेश्चन, तो इसको भी आप लोग कमेंट में बताना। देखिए ये कौन सा हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है यहाँ पर प्राकृतिक IUPAC नाम बता रहा है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या है, मेथेन होगा, एथेन होगा, प्रोपेन होगा कि यहाँ पर ब्यूटेन होगा। प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव, उसका स्रोत क्या है, प्रमुख, उसका घटक क्या है, या फिर प्राकृतिक गैस का प्रमुख, तो देखिए इसका घटक कौन सा हो जाएगा, ये वाला होगा, मेथेन होगा। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है C2H5 और यहाँ पर COOH हो जाएगा। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा 33वें का, ध्यान रखना। सॉरी ये नहीं होगा, एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है यहाँ पर CH3COOH हो जाएगा, ये होगा, ये नहीं होगा, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3, ये यहाँ पर किसका होता है, ये आप लोग कमेंट में बताना। C2H5COOH किसका होता है, ये आप लोग कमेंट में बताना। COOH किसका होता है। अगला यहाँ पर क्या बता रहा है कि विकर्ण संबंध के तत्व हैं, Li तथा V है कि Li तथा Mg है कि Li तथा Na है कि Al तथा Si है। विकर्ण संबंध के तत्व आपको बताना है। 34वें का V वाला हो जाएगा, Li तथा ये मैग्नीशियम हो जाएगा, लिथियम तथा मैग्नीशियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से अम्लीय ऑक्साइड है, कौन सा होगा, Al2O3 होगा, K2O होगा कि यहाँ पर MgO होगा कि P2O होगा, O5 होगा। ये ध्यान रखना कि अम्लीय ऑक्साइड बता रहा है, निम्नलिखित में से अम्लीय ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा, तो अम्लीय ऑक्साइड कौन सा इसमें हो जाएगा 35वें का, इसमें देखिए डी वाला हो जाएगा, P2O5 हो जाएगा, क्या होगा, P2O यहाँ पर 5 हो जाएगा। अगला यहाँ पर लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर जो लार होती है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें देखिए यहाँ पर पाया जाता है ए वाला, पेप्सिन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, पेप्सिन, ये आपको ध्यान रखना है। खनिज लवण का अवशोषण होता है जड़ों द्वारा, तने द्वारा, पत्तियों द्वारा कि कोई नहीं। खनिज लवणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो जड़ों के द्वारा होगा। 37वें का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है।
अगला यहाँ पर रंध्र का संबंध है किससे, प्रासरण से, वृद्धि से, कि यहाँ पर गति से, कि वाष्पोत्सर्जन से। तो इसका राइट आंसर वाष्पोत्सर्जन से हो जाएगा, डी वाला इसका 38वें का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर पादप में जाइलम का कार्य होता है, जल का वाहन, भोजन का वाहन, ऑक्सीजन का वाहन, की एमिनो अम्ल का वाहन। तो देखिए जो पादप जो पेड़ पौधे होते हैं इसका वाहन जाइलम में का कार्य क्या होता है, तो जल का वाहन करने के लिए इसका क्या कार्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर 40वां क्वेश्चन कौन सा है, क्या बता रहा है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, देखिए जो जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन सी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अगला यहाँ पर मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, क्या कहलाएगा, एंड्रोजन का है कहलाएगा, कि इंसुलिन की, एस्ट्रोजन की, यहाँ पर कोई नहीं। तो देखिए जो इसका राइट आंसर 41वें का हो जाएगा, यहाँ पर सी वाला एस्ट्रोजन कहा जाता है इसको। इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है किसके लिए, पिनियल ग्रंथि द्वारा, की थायराइड ग्रंथि द्वारा, की अग्नाशय द्वारा, की पीयूष ग्रंथि द्वारा। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, तो किसके द्वारा स्रावित होता है, देखिए यहाँ पर ये इसके द्वारा स्रावित होता है, यहाँ पर अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, ये आपको ध्यान रखना। इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताना कि कौन सा हो जाएगा, ए होगा, कि बी होगा, कि यहाँ पर सी होगा, कि डी होगा। सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है, 43वें का राइट आंसर कमेंट में बताना बिना चीटिंग किए हुए। बहुत सिंपल सा है। हार्मोन क्या है, प्रोटीन है, कि एमिनो अम्ल, की साधारण कार्बोनेट है, कि जटिल कार्बोनेट। तो हार्मोन होते हैं सदैव क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ध्यान रखना निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो देखिए जो पुंकेसन होगा, वर्तिका होगा, कि अंडाशय, यहाँ पर बीजांड। तो देखिए जो यहाँ पर निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो देखिए 45वें का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है, अंडाशय में बदल जाता है, भाग बदल जाता है। परागकण किसके अंदर बनते हैं, तो परागकण जो होते हैं ये किसके अंदर बनते हैं, तो देखिए ये यहाँ पर परागकोश के अंदर बनते हैं, जो परागकण होते हैं परागकोश के अंदर कण बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, जीन पाए जाते हैं, जो जीन होते हैं पाए जाते हैं कोशिका में, कि यहाँ पर केंद्रक में, कि माइटोकॉन्ड्रिया में, कि गुणसूत्रों में। जो जीन होते हैं किस में पाए जाते हैं, तो देखिए जो जीन होते हैं ये गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। आनुवंशिकता के जनक हैं कौन है, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल हैं, कि ह्यूगो डी व्रीज हैं, कि यहाँ पर हरगोविंद खुराना है। तो आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, 48वें का ए वाला हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल है। ये आनुवंशिकता के जनक कौन है, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, ये आपको ध्यान रखना, ये नहीं होगा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा 48वें का। उसके बाद में 49वां कौन सा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं, तो देखिए समरूप हैं, क्या है, समरूप हैं। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 49 क्वेश्चन थे। उसके बाद में 50वां आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने % लाना चाहते हैं, साइंस में कितने % लाना चाहते हैं, कमेंट में बताना। अब चलिए देखते हैं और क्वेश्चन यहाँ पर जो वर्णात्मक होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ध्यान से वीडियो को देखना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या यहाँ पर ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। देखिए ध्यान से वीडियो को देखना। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ इसमें क्या बता रहा है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो क्या कहलाता है, जैसे यहाँ पर प्राकृतिक गैस का दहन, तो क्या है, ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्या बता रहा था, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के उत्पाद, जो उत्पाद होते हैं, ये जो उत्पाद होंगे ये क्या होंगे, साथ साथ ऊष्मा भी क्या करते हैं, उत्पन्न होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ये देखिए उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे यहाँ पर प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर CH4 और यहाँ पर O2 था, और यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल गया, पानी अलग निकल गया, और ऊष्मा ये अलग चली गई, तो ये ध्यान रखना है। बाकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा जो ऊर्जा होती है अवशोषित होती है, उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या होता है, इसमें जा रही अंदर ये अवशोषित कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर N2O2 था, तो यहाँ पर क्या बन गया, 2H2, यहाँ पर HO बन गया, ऊष्मा ये शोषित कर लिया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर मतलब ये बहुत सिंपल सा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं की ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सिंपल सा हो जाएगा।
अगला यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल योजना अभिक्रिया लिखिए। तो देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता नमी जल के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो एक बहुत ही कठोर पदार्थ है। अभिक्रिया का समीकरण जैसे इस प्रकार से, तो फिर से देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता नमी जल के संपर्क में आने से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये जो होता है कठोर बन जाता है, जो जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए वो क्या करते हैं, आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं। ये आपको ध्यान रखना। बाकी इसका सूत्र होता है, देखिए यहाँ पर CaSO4 यहाँ पर इंटू 1/2 H2O होगा। उसके बाद में ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। उसके बाद में यहाँ पर 1/1, उसके बाद में यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, H2 ये पानी हो जाएगा और यहाँ पर ये जिप्सम में बदल जाएगा। देखिए पानी की नमी, पानी के कारण ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर पानी या नमी जल कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर जिप्सम का रूप ये ले लेता है, इसलिए इसको इसमें आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्लास्टर ऑफ पेरिस था। उसके बाद में अगला यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम बताइए। तो कॉपर सल्फाइड जो इसका होता है कॉपर ग्लास Cu, उसके बाद में 2S होता है, तथा कॉपर पायराइड क्या होता है CuF2 होता है। ये दोनों इसके अयस्क हैं, दोनों कॉपर के, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर ऑक्साइड अयस्क क्यूप्राइट, ये भी क्या है, क्यूप्राइट ऑक्साइड, ये भी क्या है, क्यूप्राइट, ये भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड अयस्क क्या है, ये भी है। उसके बाद में अगला यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। 5 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी प्रकार से। जो कमरे के ताप पर द्रव होती है उसको क्या बोलते हैं, पारा मरकरी बोलते हैं। और चाकू के आसानी से कट जाती है उसको क्या बोलेंगे, सोडियम बोलेंगे। और ऊष्मा को सबसे अच्छी चालक क्या होती है, चांदी होती है चालक। उसके बाद में यहाँ पर जो कुचालक, जैसे यहाँ पर प्लास्टिक हो जाएगी, लकड़ी होगी, सबसे अच्छी कुचालक होती है ऊष्मा की अच्छी कुचालक क्या हो जाएगा, यहाँ पर शीशा हो जाएगा, जिसको हम लेड PBS भी बोलते हैं। तो इतना समझ में आया। उसके बाद में अगला यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ में जो आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता, तो क्या कहलाता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस H2 और यहाँ पर सोडियम से इसको क्या कर दिया गया, अभिक्रिया दे दी गई। यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर CH3 ये एथेन बन गई। तो क्या होगा, ये एथिलीन थी, तो क्या बन गया, योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ में आपस में संयोग करके केवल एक ही पदार्थ बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, योगात्मक। एक ही पदार्थ बना, कोई भी 2 अभिक्रियाएँ लेकर एक पदार्थ बनाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, योगात्मक अभिक्रिया बोलेंगे। एथिलीन थी और यहाँ पर एथेन बन गई, और यहाँ पर H2 भी था, हाइड्रोजन भी था। उसी प्रकार ये अगला है, निम्नलिखित में से IUPAC नाम बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, C2 यहाँ पर H5 का OH, ये प्रोपेनॉल हो जाएगा। उसी प्रकार CH3O C2 H5 हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। उसी प्रकार CH3 CH2 COOH हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CO, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH3 हो जाएगा, प्रोपेनोन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और अभी आप लोगों को बताऊंगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा। अगला यहाँ पर ये जीव विज्ञान के क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नहीं, अभी ये इसके केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्तिक फलन होते हैं। क्या हो जाएगा इसका, बहुत सिंपल सा है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर उसी प्रकार से मेंडलीव की आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो देखिए इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्तिक फलन होते हैं, अर्थात तत्वों के उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखने पर समान गुणों वाले एक नियमित अंतराल के बाद आते हैं। तो इसको दोबारा से देख लेना, अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक बार में तो नहीं समझ में आएगा, दोबारा देख लेना वीडियो, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। अगला यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण वह उपचायक क्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिक तथा जल कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर क्या के रूप में बदल दिया जाता है।
प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा पर्णहरित व उपस्थित में किया जाता है तथा इनमें से ऑक्सीजन उसके बाद में यहाँ पर उत्पाद के रूप में निकलती है। जैसे यहाँ पर C2, यहाँ पर CO2 और यहाँ पर H2 होता है, ये यहाँ पर ग्लूकोज निकल कर गया। यहाँ पर 6 से इसको कर देंगे तो बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो 3 जोड़ी होती, 6 होती, ये ध्यान रखना है। लार ग्रंथियों की कितनी संख्या होती? 6 होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला है विकासीय संबंध स्थापित करने के लिए जीवाश्म का महत्व क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोग तैयार कर लेना। इसका PDF, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो था और इसका PDF नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में मैं आप लोगों को यहाँ पर फिजिक्स के भी क्वेश्चन करवा दूंगा अगले वीडियो में, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।